हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे आर्ट एंड कल्चर का, और पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं वहीं से। तो महापाषाण काल की कुछ साइट्स हैं, यानी कि मेगालिथिक जो टाइम बोला जाता है, तो मेगालिथिक साइट्स के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में देश में क्यों चर्चा में हुई, क्योंकि कुछ महापाषाण काल स्थलों की खोज की गई है। पहले बात कर लेते हैं मेगालिथिक बोलते किसको हैं। तो इस समय बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था किसी भी संरचना के निर्माण के लिए, और वो या तो समाधान स्थलों यानी कि मोर्चरी और किसी व्यक्ति या घटना विशेष की स्मृति में भी ऐसा किया जाता था। गैर समाधि वाली महापाषाण संरचनाओं में स्मारक स्थल शामिल हैं, जैसे कि मेनहिर। भारत में अगर बात करें मेगालिथिक साइट्स की, तो प्रायद्वीपी दक्षिण, जहां पे देखिए पत्थर पाए जाएंगे वहीं पे मेगालिथिक साइट्स होंगी। इसके अलावा दक्षिण के पठार, विंध्य और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में पाया जाता है। और भारत में महापाषाण स्थल 1300 ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक की अवधि के यहाँ पर मिल जाते हैं। कोई विशेष महत्व का उतना नहीं था, लेकिन इसमें बहुत कुछ विशेष महत्व का है जो आगे पढ़ेंगे हम। तो हाल में खोजे गए स्थलों की बात करें तो असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण कालीन मर्तबान यानी कि मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण कालीन पत्थर के मर्तबान मिले हैं, और इस खोज ने भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। मतलब ये कैसे है कि पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ये इसका संबंध था। यहाँ से पता चलता है कि असम में पाए गए पत्थर के जो मर्तबान है वो लाओस और इंडोनेशिया में भी पाए गए, और इनके साथ साथ इनकी संरचनाएं भी समान है। इसका मतलब है इनके बीच में किसी तरह का या तो व्यापारिक या सांस्कृतिक संबंध जरूर रहा होगा। इसके अलावा कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में महापाषाण कालीन एक गुफा मिलती है, ठीक है। और जो तालुका जिले का एक पार्ट है जिसमें कदबा तालुका में एक सैल करते थे, यानी कि रॉक कट, यानी कि पत्थर को काट कर बनाई गई एक गुफा मिलती है जो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास की है। सामान्यतः महापाषाण कालीन समाधि स्थलों में पत्थर के घेरे और मेनहिर पाए जाते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए ये किसी की समाधि है, उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया तो उसको बोलते हैं मेनहिर। लेकिन दक्षिण कन्नड़ में मिली गुफा में एक कब्र पर एक वृत्त या शून्य अंकित है, यानी कि एक कब्र बनी हुई है, उस पर कुछ जीरो ऐसा लिखा है। अब उसको चाहे आप वृत्त कह लीजिए या ये कह लीजिए कि वो शून्य। इसके बाद सुर्खियों में रहे कुछ मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसपे वन लाइनर आने की काफी संभावनाएं हो जाती हैं। तो यहां से शुरू होता है जहां आपको इंपॉर्टेंट है। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में, कई तरह के सूर्य मंदिर हैं, उनमें से एक मार्तंड सूर्य मंदिर भी है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हुआ क्या है कि लगभग 3 दशकों के बाद जम्मू कश्मीर के मत्तन में स्थित प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर में शुभ नवग्रह अष्टमंगलम पूजा का आयोजन किया गया है। इस मंदिर का निर्माण इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 8वीं शताब्दी में सूर्य या मार्तंड के सम्मान, मार्तंड मतलब सूर्य होता है, कश्मीर के कारकोट राजवंश जो कि 724 से 761 ईस्वी के राजा ललितादित्य ने कराया था। इंपॉर्टेंट है। एक तो इसको 8वीं सदी, दूसरी राजा किसने, ललितादित्य ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये ग्रीक पैटर्न में चूना पत्थर और स्तंभों का उपयोग करके बनाया गया है वर्गाकार क्षेत्र में, और ये कश्मीरी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। 15वीं सदी में एक मुस्लिम शासक आया, सिकंदर बुतसिकन। बुतसिकन का मतलब ही होता है कि मूर्ति का विरोधी। तो बुतसिकन के आदेश पर इसे नष्ट कर दिया गया। इसे राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। अन्य जो सूर्य मंदिर हैं, जैसा कि मैंने बताया कई सूर्य मंदिर हैं, उनमें एक कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, मोढेरा इंपॉर्टेंट है, गुजरात में स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट है। अब कटारमल नाम से ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये कोई राजस्थान में। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। सूर्य पहाड़ मंदिर ये आसाम में स्थित है। दक्षिणार्क सूर्य मंदिर बिहार में स्थित है। अरसावल्ली सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। सूर्यन कोविल तमिलनाडु, ये अन्य सूर्य मंदिर स्थित है।
इसके बाद आगे बात करते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। तो उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर के दर्शन करने वाले लोग शीघ्र ही जगमोहन के उत्तरी हिस्से में नए नक्काशीदार पत्थरों को देख सकेंगे। जगमोहन किसे कहते हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया, नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए। यह मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है और निर्माण याद रखना सन 13वीं शताब्दी में कराया था और इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था कोणार्क सूर्य मंदिर का। और स्थापत्य शैली उड़ीसा शैली या कलिंग शैली का उदाहरण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, माहुली मंदिर समूह की बात कर लेते हैं। तो माहुली राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA, इसके द्वारा माहुली समूह के मंदिरों को व्यापक विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। माहुली मंदिर समूह को दक्षिण काशी नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर समूह में 5 मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी में किया गया था। स्थान मुख्य रूप से महाराष्ट्र के सतारा में कृष्णा और वेन्ना नदियों के संगम पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मंदिर स्थापत्य शैली है स्थापत्य की हेमाडपंथी शैली, हेमाडपंथी शैली। इसका निर्माणकर्ता हेमाद्री पंडित हैं जो कि देवगिरी के सेवना यादवों के दरबार में हेमाड पंत प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। कौन? हेमाद्री। तो हेमाडपंथी शैली है माहुली मंदिर समूह की, 5 मंदिर है महाराष्ट्र में स्थित। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विशेषताएं क्या है। यह मंदिर समूह का परिसर सप्तभुजी है, 7 भुजाएं। वैसे हम लोगों ने स्टार वाले मंदिर देखे 5 भुजाओं में, और माहुली मंदिर समूह सप्तभुजी है और इसमें सूखे पत्थरों की चिनाई से निर्मित गर्भगृह व मंडप है। साथ ही एकल पत्थर पर यानी कि सिंगल रॉक पर उकेरी गई एक लंबी संरचना दीपमाल है। अब आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना शैली कला पुरा स्थल। तो तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के काशीपेटा से मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों से युक्त एक प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय महापाषाण काल की समाधियों और सूक्ष्म पाषाण पाई गई। शैलाश्रय एक सांप के फन के समान दिखाई देने वाली शैलों की एक बड़े संरचना के अंदर स्थित होता है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण शैल कला शैली और चित्रों के विभिन्न आकृतियों और बाइसन के चित्र यह इंगित करते हैं कि शैल कला स्थल सूक्ष्म पाषाण काल से संबंधित है। कौन से पाषाण काल से? सूक्ष्म पाषाण काल से संबंधित है। एक हथियार लिए किसी पुरुष के चित्र के उत्तर ऐतिहासिक काल से संबंधित होने की भी संभावना है। ये नए नए इन्होंने अनुमान लगाए। इसके बाद बात करते हैं आदि चंदलूर जो कि चर्चा में था। तो ASI ने तमिलनाडु के पुरातात्विक स्थल आदि चंदलूर का उत्खनन किया है और उत्खनन के दौरान एक विशाल दफन कलश से सोने का मुकुट प्राप्त किया। आदि चंदलूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहां पर एक सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है। और ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु के तुतुकुड़ी जिले में तामिरबरनी नदी की निचली घाटी में स्थित है। संगम साहित्य में वर्णित प्राचीन बंदरगाह कोरकाई आदि चंदलूर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। तमिलनाडु में स्थित यह एक महापाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, और यह भारत में उत्खनित प्रथम पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इसका उत्खनन शुरू हुआ 1876 में एक जर्मन अन्वेषक एंड्रू जागोर के द्वारा। बाद में ASI के पूर्व अधीक्षक अलेक्जेंडर री ने इसका उत्खनन किया। विशेषज्ञों का क्या मानना है कि जो आदि चंदलूर है वो न केवल महापाषाणकालीन संस्कृति को दर्शाता है बल्कि लौह युग और संगम युग की ओर संक्रमण काल को, यानी कि सभी काल के यहाँ पर बस्तियां होने के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में सबसे पुराने लौह युग के स्थल 1000 ईसा पूर्व वाले जो थे वो हल्लूर कर्नाटक और आदि चंदलूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदि चंदलूर महापाषाणीय समाधि स्थल पर पाए गए कंकाल के विभिन्न नृजाति मूल का बताया गया है। अधिकांश कंकाल गैर भारतीय थे। यह वैश्विक व्यापारियों की उपस्थिति को इंगित करता है, यानी कि यहाँ पर जो कंकाल पाए गए वो भारतीयों के नहीं थे। इसका मतलब कोई विदेशी आए। विदेशी कौन होंगे? व्यापारी ही तो आए होंगे। अब बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की बात करें तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संस्थापक का नाम जरूर याद रखें, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यह
1861 में एएसआई के प्रथम महानिदेशक बने थे। एएसआई के बारे में क्या बताएं कि वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह पुरातात्विक अनुसंधानों और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसके अलावा अधिदेश यानी कि सौंपे गए कार्यों की बात करें तो यह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश के सभी पुरातात्विक गतिविधियों का विनियमन करता है। यह पुरावशेष और तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। एएसआई केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। जून 2022 में देश भर में कुल 3693 ठीक है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हुआ करते हैं। 3693 ठीक है, लगभग 3700 आप याद रख लीजिए और बाकी आपको ये अधिनियम वगैरह याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NAM केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र का मैनेजमेंट करती है। इस प्रकार स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार। NAM केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन संस्था है। इसका गठन AMASR संशोधन और सत्यापन अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। ज्यादा आपको याद नहीं रखना है ASI किसके कौन से मंत्रालय के अधीन काम करती है आपको पता होना चाहिए। संस्थापक कनिंघम थे जिसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और 1861 में पहले प्रथम महानिदेशक बनते हैं कनिंघम ठीक है। और आपको बाकी सब हमने बता दिए। अब बात करें सुर्खियों में एक और स्थल है चेन्नई के आसपास का। तो चेन्नई में 12,000 वर्षों से मानव निवास के साक्ष्य मिले। तो ASI को चेन्नई के बाहरी इलाकों में खुदाई से कुछ कलाकृतियां मिली हैं। इस क्षेत्र में लगभग 12,000 वर्षों से लोगों के निरंतर निवास का भी पता चला है। ये कलाकृतियां हैं मध्य पाषाण काल जो कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है से पल्लव काल चौथी शताब्दी की शुरुआत से 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इस क्षेत्र में मानव के निरंतर निवास होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर क्या क्या मिला है तो सतह से नीचे की परत में मध्यपाषाण काल यानी कि 12,000 साल पुराने हस्तकुठार, खुरचनी, क्लीवर सहित पत्थर के औजार मिले हैं। ऊपरी परत में संगम युग यानी कि 2000 वर्ष पूर्व के रोमन शैली के भांड खंड, कांच के मनके, सोने के आभूषण, टेराकोटा खिलौने आदि प्राप्त हुए और सतह पर विष्णु और शिवलिंग की प्राचीन मूर्तियां जिसे प्रारंभिक तथा उत्तर पल्लव युग यानी कि लगभग 1200 से 1800 साल पहले तक का संकेत मिलता है। पहले हम आपको बता चुके हैं पल्लव आते हैं, फिर आते हैं चोल आते हैं, फिर आते हैं पांड्य। तो ये क्रम आपको याद रख लेना है। अब है ये वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। इसलिए रोकते हैं क्योंकि ये एक अलग से वीडियो बना देते हैं। चित्रकलाएं, अन्य कलाएं, डांस फॉर्म सब कुछ इंपॉर्टेंट उसमें हम कवर कर देंगे।